हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो क्या चल रहा था अपना टॉपिक चल रहा था विलियन, और विलियन में अपन ने पढ़ी अभी सांद्रता की इकाइयाँ। तो अब आई होप आपने वो सारे वीडियो देखे हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है विलेयता का, सोल्यूबिलिटी का कि विलेयता होती क्या है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना उसको। क्या कि अपने पास ये कोई एक बीकर है, क्या बोल रहा हूँ, अपने पास एक बीकर है, उसके अंदर विलायक डालना। क्या है? विलायक। और किस पे है वो? निश्चित ताप पर है। क्या किस पे? निश्चित ताप पर। क्या है? विलायक की कोई निश्चित मात्रा है, विलायक है, उसकी क्या है? निश्चित मात्रा। तो क्या होगा कि जब कोई अपने पास निश्चित ताप पर कोई विलायक है, उसकी क्या है? निश्चित मात्रा। तो इसमें जो अपने विलेय क्या बोलते हैं? विलेय। तो विलेय की घुली अधिकतम मात्रा। क्या? विलेय की घुली अधिकतम मात्रा। कि देखो, सुनना इस बात को ध्यान से, कि जब अपन विलायक में कोई विलेय डालते हैं, ठीक है, तब क्या हुआ, उसकी जो मात्रा बिना घुली हुई, उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो अब इसकी अपन परिभाषा क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, इधर लिख रहा हूं। क्या? कि निश्चित ताप पर, क्या बोल रहा हूं, किसी निश्चित ताप पर हो गई निश्चित मात्रा के विलायक, या अपन बोल सकते हैं निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित, क्या? विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा। क्या? मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। आई परिभाषा समझ में? कैसे? क्या देखो, निश्चित ताप पर विलायक की क्या है? एक निश्चित मात्रा, उसे में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा है को ही अपन क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। और इस प्रकार जो विलियन हमें जो प्राप्त हुआ है, वो विलियन हमें संतृप्त विलियन प्राप्त होता है। कौन सा? संतृप्त विलियन। और इस संतृप्त विलियन हम बात कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। संतृप्त विलयन को हम पढ़ चुके हैं। अपन ने संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन की बातें की है, ठीक है। तो आपको विलेयता का पता होना चाहिए, क्योंकि ये मेन परिभाषा है। यहां से आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलेयता की परिभाषा क्या होगी, एक नंबर का। क्या? कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा, कि कितना वो विलेय उसके अंदर घुल सकता, ज्यादा से ज्यादा, वही क्या कहलाती है? उसकी विलेयता कहलाती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि विलेयता के प्रकार की। तो विलेयता के प्रकार में अपनी सबसे पहले आती है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता। किसकी? ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो देखना, पहली अपनी आती है ठोसों की द्रव में विलेयता। ये क्या होती है? देखो, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, अपन को पता है कि ये अपने पास कोई एक बीकर है, ठीक है। क्या है? बीकर। इसके अंदर क्या है? विलायक। और वो विलायक किस पे है? निश्चित ताप पर। किस पर? निश्चित ताप पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये क्या है? विलायक, ठीक है, विलायक है। और क्या? देखो, अब सुनना, अब जो पॉइंट बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। कैसे? देखो, इधर ध्यान दो। अपन को पता है विलियन होता है वो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। किससे? विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। बहुत बार पढ़ चुके हैं, हर एक स्टूडेंट को पता है ये बात, ठीक है। यहां पर विलेय होगा वो होगा ठोस। क्या होगा? ठोस। विलायक होगा वो क्या होगा? विलायक अपने पास क्या होगा? द्रव है। क्या होगा? द्रव है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि द्रव की ठोस
मतलब ठोस होगा वो द्रव में कैसे मिलेगा वो देखना है। तो उसको देखने के लिए देखो, जो ये विलायक होगा ना, इसकी क्या होगी, एक निश्चित मात्रा। वो मात्रा कितनी होगी, 100 ग्राम। कितनी, 100 ग्राम। और इसमें क्या आएगा, विलेय आएगा। क्या आएगा, विलेय। और विलेय भी क्या होगा, ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम में। और विलेय क्या है यहां पर, ठोस। क्या है, ठोस। तो क्या समझ में आया आपको कि एक निश्चित ताप पर विलायक, उसकी मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। और विलेय की मात्रा भी कितनी है, मतलब ग्राम में है। और विलेय क्या है, ठोस। तो अब इसकी परिभाषा क्या बोलोगे आप, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, कि इधर लिख रहा हूं, देखो, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, क्या बोल रहा हूं, 100 ग्राम विलायक। ये क्या है, इसकी निश्चित मात्रा। अपने पहले परिभाषा लिखी थी उसमें क्या था, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, क्या, 100 ग्राम विलायक में ठोसों की, क्या बोलो, ठोसों की ग्रामों में घुली हुई अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहते हैं। अधिकतम मात्रा को ही ठोसों की विलेयता या ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। क्या बोला मैंने, ये क्या था अपने पास, निश्चित ताप पर एक क्या है, द्रव विलायक। क्या है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, क्या, द्रव विलायक। तो क्या बोल सकते हो इसको, एक और परिभाषा अगर आप लिखना चाहो, क्या, निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोसों की ग्राम में घुली हुई अधिकतम मात्रा ही ठोसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है। यहां तक कि इस परिभाषा में किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत, दोनों परिभाषाएं याद रखनी आपको। उसमें क्या था, उसमें अपन ने निश्चित मात्रा का विलायक बोला था, और यहां पे वो मात्रा अपन ने ली कितनी, 100 ग्राम। और क्या लिया था अपन ने, द्रव क्या था वहां पे, विलायक ही था। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बोलेंगे कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोसों की ग्रामों में घुली हुई अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है, ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब अपन यहां पर बात करते हैं कि ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की। किसकी, प्रभावित करने वाले कारक की। तो प्रभावित करने वाले कारक में दो कारक होते हैं अपने पास, क्या, विलेय, क्या बोल रहा हूं, विलेय। विलेय क्या है यहां पे, ठोस। क्या है, ठोस। विलेय व विलायक की प्रकृति। क्या, विलेय व विलायक की प्रकृति। अब समझना इस बात को, क्या, विलेय और विलायक की प्रकृति से मतलब क्या है। तो सुनो, ये क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, किसको, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला होता है विलेय व विलायक की प्रकृति, और दूसरा होता है ताप। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विलेय और विलायक की प्रकृति। एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, बहुत ही प्यारा सा कथन होता है कि समान, क्या, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। ये सर हमें समझाओ कि समान समान को घोलता है। तो सुनो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से, कि विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। सर आप बार बार एक बात बता के बोर ना कीजिए। तो बेटा बोर नहीं होना, क्यों, क्योंकि यह एक काम की चीजें है, इसी में सारा राज छुपा है इस चैप्टर का। विलेय और विलायक से ही पूरे चैप्टर की कहानी खत्म होगी अपनी। ठीक है, तो विलेय होगा और विलायक होगा, वो किस, क्या बनाता है, विलयन बनाता है। अपना एक कथन है कि समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है, तो देखो, अगर विलेय आयनिक ठोस है, क्या बोल रहा हूं, अगर विलेय आयनिक ठोस है, जिसको अपन ध्रुवीय ठोस भी कहते हैं। क्या, ध्रुवीय ठोस भी कहते हैं। अगर विलेय आयनिक ठोस है, या जिसको अपन ध्रुवीय ठोस भी कहते हैं,
वो किसमें घुलेगा, वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। किसमें घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। क्या कि आयनिक ठोस या ध्रुवीय ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं। जैसे अपन एग्जांपल करें कि NaCl हुआ या KCl हुआ या अपना KNO3 होता है, ये जल में मतलब H2O में घुलनशील होते हैं। ये सभी के सभी क्या है, आयनिक ठोस या ध्रुवीय ठोस, और ये क्या है, एक ध्रुवीय विलायक। कैसे, जैसे अपन बात करें NaCl की, तो NaCl में क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या है, यह एक ध्रुवीय ठोस है। इसी प्रकार से क्या H2O की बात करें तो H प्लस और OH माइनस, ये भी क्या है, एक ध्रुवीय विलायक है। तो ये क्या पुष्टि करता है, ये पुष्टि करता है कि समान को घोलता है, कि ध्रुवीय ठोस होता है वो ध्रुवीय विलायक में विलय होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब अपनी बात आती है कि इसका मुख्य कारण एक और होता है, क्या कि आयन, क्या आयन द्विध्रुव है, क्या आयन द्विध्रुव है अंतः क्रियाएं, आयन द्विध्रुव अंतः क्रियाओं के कारण भी ये आपस में मिक्स होते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि विलय और विलायक जो होता है उसमें अपन ने पढ़ा कि इसके प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब समान को बोलता है, ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में विलय होंगे, जिसका एक और मुख्य कारण है आयन द्विध्रुव अंतः क्रियाएं। इतनी बात आई समझ। अब देखो क्या होता है कि सभी जो आयनिक ठोस होते हैं उनकी विलेयता सेम नहीं होती। क्यों, तो उसके देखो क्या होता है कि जब दो चीजें हैं, जालक ऊर्जा का मान, एक होती है जालक ऊर्जा, एक होती है जल योजन ऊर्जा, क्या एक होती है जालक ऊर्जा, एक होती है जल योजन ऊर्जा। जिसकी जालक ऊर्जा का मान कम होता है और जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, उसकी विलेयता का मान भी ज्यादा होता है। क्या बोल रहा हूं कि ऐसे आयनिक ठोस जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम, जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा, उनकी विलेयता भी ज्यादा, यानी वो जल में अधिक घुलनशील होंगे, यानी जल में उनकी घुलनशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। अब अपना सेकेंड पॉइंट हो ऐसे कि अगर अपने पास क्या हो अध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय ठोस, कि देखो अध्रुवीय ठोस में अध्रुवीय विलायक, कैसे कि अध्रुवीय विलायक में क्या घुलेगा, अध्रुवीय ठोस घुलेगा। ध्रुवीय में, ध्रुवीय विलायक में क्या घुला था, ध्रुवीय ठोस, तो अध्रुवीय विलायक में क्या घुलेगा, अध्रुवीय ठोस। तो अध्रुवीय ठोस के एग्जांपल होते हैं अपने I2P4 S8, ये क्या होते हैं अध्रुवीय ठोस। और अध्रुवीय विलायक होगा अपना CH2 CCl4 C6H6 यानी बेंजीन। तो इस प्रकार से अपन ने इस कथन की पुष्टि की है कि सम्मान को घोलता है। कैसे घोलता है वो अपन ने देखा, और अपन देखो इसको पॉइंट को आपको याद रखना, यहां से सीधा क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ये आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया, एक कि सभी जो आयनिक ठोस होते हैं उनकी विलेयता समान नहीं होती, जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम और जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, उनकी विलेयता या क्या होती है, ज्यादा, या क्या कह सकते हैं वो जल में अधिक घुलनशील होते हैं। ये बात आई समझ में, क्या ये पॉइंट ठीक है। अब जो अपना सेकंड पॉइंट आता है वो आता है ताप का। तो ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में अपना सेकंड जो आता है वो आता है ताप का प्रभाव। क्या, ताप का प्रभाव। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अपन इसको 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में इस बात को अपन पढ़ चुके हैं। जैसे ही आपको समझाऊंगा आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखना कि जब अविलेय, क्या बोल रहा हूं, अविलेय ठोस पदार्थ, क्या बोल रहा हूं, अविलेय ठोस पदार्थ, मतलब अविलेय का ठोस पदार्थ का मतलब कि अभी उसको घोला नहीं है उस विलायक में। और विलायक, क्या बोल रहा हूं, अविलेय ठोस,
अविलेय ठोस पदार्थ और विलायक को जब आपस में घोला जाता है तो वो विलयन के साथ साम्य में होते हैं। क्या? विलयन के साथ साम्य में होते हैं। और जब वो विलयन के साथ साम्य में होंगे तो उनके डेल्टा एच का मान कुछ ना कुछ होगा, जिसका मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और उसकी कुछ वैल्यू होगी जिसे लिखा अक्स से, और जिसका मात्रक क्या होता है, इकाई होती है किलो कैलोरी। क्या बोला मैंने कि जब अविलेय ठोस पदार्थ और विलायक को बोला जाता है तो विलयन और अविलेय ठोस पदार्थ होता है वो क्या होते हैं, साम्य में होते हैं, जिससे इनकी डेल्टा एच का मान कुछ ना कुछ होता है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव अक्स कोई भी वैल्यू होगी और इसकी इकाई होगी किलो कैलोरी। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव हो, क्या बोल रहा हूं, डेल्टा एच का मान नेगेटिव हो, 2 पॉइंट समझाऊंगा, इधर कर देता हूं, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव हो। अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है तो वो स्थिति होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। और जिनमें डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है उस स्थिति को अपन बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव, आप हमेशा इस बात को याद रखोगे, हमेशा हमेशा 5 स्टार, क्या 5 स्टार, क्या कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव तो ऊष्माक्षेपी, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव तो ऊष्माशोषी। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं कि कोई अपने पास एक विलायक है, कोई अपने पास एक विलायक है, ये क्या है, विलायक। सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या कि कोई अपने पास विलायक है और इसमें अपन कोई विलेय ठोस पदार्थ डालते हैं, क्या विलेय ठोस पदार्थ डालते हैं, तो यहां से क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी ऊर्जा का, या ऊष्मा का क्या बोल दो, उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का या ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तब क्या होगा देखना आप, तब लास आतेलिये का जो नियम होता है उसके अनुसार क्या होता है कि जब किसी विलायक में, या अपन बोल सकते हैं जब किसी विलेय ठोस पदार्थ को विलायक में मिलाया जाता है, तब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और इस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तब क्या होता है कि जब अपन इसका ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है। क्या? ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है। तो मैं लिख देता हूं क्या कि जब विलेय ठोस पदार्थ को विलायक में मिलाया जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ये कौन से नियम के अनुसार है? लासातालीय नियम के अनुसार। क्या? लासातालीय नियम के अनुसार। ठीक है। अब अपन क्या बोल सकते हैं, ताप होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेय ठोस पदार्थ की या ठोस पदार्थ की विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती। आगे समझ में कैसे कि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। क्या? ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। तो इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है अपने पास CaO या NaOH या Li2SO4, या इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप CH3COO2Ca। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि जब
ताप का प्रभाव देखते हैं तो उसमें डेल्टा एच का मान अगर नेगेटिव होता है तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में जब अपन किसी ठोस विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं, क्या देखो ध्यान दो, ये क्या है, मानो ये जो ब्लू वाला मार्कर है ये विलायक है और ये विलेय है ब्लैक वाला, ठीक है। ये क्या, कोई ठोस विलेय पदार्थ, जब इस ठोस विलेय पदार्थ को इस विलायक में मिलाते हैं तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा निकलती है। उष्मा का उत्सर्जन होगा तब क्या होगा, ला-सातेली का नियम कहता है कि इस स्थिति के अंदर ताप बढ़ाएंगे आप तो विलेयता का मान घटेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपन सेकंड स्थिति देखते हैं। तो सेकंड स्थिति में अपन बात करते हैं कि अगर जब अपन, देखो यही डायग्राम है कि डेल्टा एच का मान अगर पॉजिटिव होता है तो अभिक्रिया होती है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और इसमें ये विलायक होता है, क्या विलायक में अगर विलेय ठोस पदार्थ मिलाया जाता है तो उष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण, क्या अवशोषण होता है। और अवशोषण होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। तो अपन बोल सकते हैं ताप के समानुपाती होती है विलेय ठोस पदार्थ की विलेयता, विलेय ठोस पदार्थ की विलेयता, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि ताप बढ़ाने पर जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है तो उसकी तो विलेयता घटती है और उष्मा शोषी की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है। अब अपन इसके एग्जाम्पल्स की देखे बात करें तो अपन इसके एग्जाम्पल में कर सकते हैं NaCl कर सकते हैं, KCl कर सकते हैं, NH4Cl कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहो तो AgNO3 कर सकते हो, आप कर सकते हो NaNO3 भी कर सकते हो, Ki भी लिख सकते हो। आप एक या दो एग्जाम्पल याद रख सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको इतना पढ़ाया है, ठीक है, पढ़ाया ना, उससे आगे क्या होगा कि एक पॉइंट बताता हूं, उसके बाद में मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन करवा दूं आपको आने वाला सा, लेकिन उससे पहले आपको एक पॉइंट बता देता हूं, सही रहेगा वो। क्या, एक होता है गलूबर लवण, क्या बताऊं, गलूबर लवण होता है एक। तो गलूबर लवण होता है, उसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो अपन वो जानते हैं, क्या गलूबर लवण। ये गलूबर लवण होता है, इसका सूत्र होता है वो होता है Na2SO4.10H2O, क्या Na2SO4.10H2O। अरे लगा लो भाई, जितने स्टार लगाने हैं ना लगा लो, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट है तो है, इंपोर्टेंट है तो है। सुनो इस बात को, क्यों, देखो गलूबर लवण होता है, उसका सूत्र याद रखो पहले तो Na2SO4.10H2O। इसकी अगर अपन विलेयता की बात करें तो 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक तो विलेयता बढ़ती है। और इससे अगर ज्यादा ताप हो जाए, क्या 32.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप पर विलेयता घटती है। देखो क्या रीजन है इसका, क्या बोल रहा हूं मैं कि गलूबर लवण होता है, उसकी अगर विलेयता की बात करें तो 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक तो विलेयता बढ़ती है, लेकिन इस 32.4 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा ताप कर देते हैं तो विलेयता घट जाती है। इसका रीजन क्या, सुनना, कि जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो ये इसके पास जो जल का क्रिस्टलन था ये अलग हो जाएगा, क्या क्रिस्टलन जल अलग हो जाता है। ये क्रिस्टलन जल अलग हो जाएगा तो अपने पास ये जो Na2SO4 था ये निर्जलीय लवण के रूप में
प्राप्त हो जाता है, जिस वजह से इसकी विलेयता घट जाती है। क्या? जिस वजह से इसकी विलेयता घट जाती है। तो आया समझ में? अरे आया क्या कि गलूबर लवण का ताप ना 32.4 डिग्री तक बढ़ाते हैं, तब तो क्या होती है, बढ़ती है विलेयता, लेकिन 32.4 डिग्री से ज्यादा होते ही विलेयता कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि क्रिस्टलन जल का निर्माण हो जाता है और क्रिस्टल जल होता है वो निकल जाता है, और जो अपने निर्जलीय लवण होता है वो ही प्राप्त हो जाता है। आगे बात समझिए। अब देखो वो क्वेश्चन अभी बोल रहा था वो बता देता हूं आपको एक बार। आपको एक बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, मैंने उस टाइम नहीं बताया था, क्यों? क्योंकि ये सारा फंडा आपको एक बार क्लियर हो जाए, एकदम से समझ में आ जाए, तो आपके भी दिमाग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो सुनना इस क्वेश्चन को कि P4 क्या बोल रहा हूं P4 C6H6 में तो विलय होता है, लेकिन H2O में विलय नहीं होता। रीजन बताइए। तो क्या बोलोगे आप? क्या बोल रहा हूं? P4 होता है वह C6H6 में तो विलय होता है, लेकिन H2O में नहीं होता। तो आप क्या बोलोगे कि सर बहुत इजी सी बात नहीं पूछते, हम बच्चे नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर कि सम्मान को घोलता है, समान को घोलता है। और आप क्या बोलोगे कि ये एक अध्रुवीय ठोस है और ये एक अध्रुवीय विलायक है, इस वजह से आपस में घुल जाते हैं, जबकि H2O होता है वो एक ध्रुवीय विलायक है, इसी वजह से इसमें घुलता नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आयन द्विध्रुव अंतः क्रियाओं के कारण ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये अध्रुवीय ठोस है, ये अध्रुवीय विलायक है। इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे आप मैं बोल दूं KNO3 H2O में तो विलय होता है या H2O में तो घुलनशील होता है, जबकि अपने CH2 या CCl4 में घुलनशील नहीं होता है। उसका भी रीजन क्या होगा कि समान को घोलता है। KNO3 H2O ये दोनों तो क्या है, ये होगा एक ध्रुवीय ठोस होगा या ध्रुवीय ठोस विलय होगा, ये ध्रुवीय विलायक होगा, जिस वजह से ये दोनों आपस में घुल जाएंगे। ये दोनों ही क्या है, अध्रुवीय विलायक है, इसी वजह से इनमें नहीं घुलता है। तो आज की क्लास में आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना, ठीक है।